गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर्स मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर ही आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। इससे नंबर ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपदा के बारे में आपको जानना भी, आपके दैनिक जीवन में किस प्रकार से उसके अप्लाइड करते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि किसी भी डिजास्टर को देखते हुए आप किस प्रकार से प्रिकॉशन लेते हो और अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से उसको अप्लाई करते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज नए स्टार्ट करते हैं। आपदा होती क्या है, क्यों आती है, क्या कारण है और किस प्रकार से उसको रोका जा सकता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपदा, आपदा देखिए प्राकृतिक, कुछ तो नेचुरल होती है, प्राकृतिक कारण से, जो प्राकृतिक कारण नेचुरल रीजन, और कुछ मानवीय कारण होते हैं। यानी प्राकृतिक अथवा मानवीय कारण से होने वाली ऐसी घटना यानी कि जिससे शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, संरचनात्मक, व पर्यावरणीय क्षति हो। क्या हो? क्षति, हानि हो। यानी कि कोई भी इस प्रकार की घटना, चाहे वो प्राकृतिक कारण से हो अथवा मानवीय कारण से हो, जिससे शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, संरचनात्मक और पर्यावरणीय क्षति हो, और वह मानव क्षमता या कह सकते हैं जो वहाँ की जन समुदाय है, जन समुदाय की क्षमता और संसाधन से परे हो, और संसाधन से, यानी कि जिस जन समुदाय कैसा होगा, प्रभावित होगा। यानी प्रभावित जन समुदाय की क्षमता और संसाधन से परे हो, तो वह क्या कहलाता है? आपदा कहलाती है। समझ में आ गया? यानी कि कोई भी ऐसी घटना प्राकृतिक अथवा मानवीय कारण से जिससे शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, संरचनात्मक, पर्यावरणीय क्षति हो और वह प्रभावित जन समुदाय के संसाधनों से और क्षमताओं से परे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। आपदा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसी में आता है विपदा। विपत्ति। अब देखिए इसमें भी वही है, बस इसमें क्या हो, यानी कोई भी ऐसी घटना प्राकृतिक अथवा मानवीय कारण से हो जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संरचनात्मक, पर्यावरणीय और शारीरिक क्षति होने की संभावना हो। इसमें क्या होती है? संभावना। ठीक है, वो क्या कहलाती है? विपदा कहलाती है या विपत्ति कहलाती है। यानी कोई सी भी ऐसी घटना, चाहे वह प्राकृतिक कारण से हो या मानवीय कारण से हो, जिसमें शारीरिक, आर्थिक, संरचनात्मक, पर्यावरणीय क्षति हो, हानि की संभावना हो, तो क्या कहलाता है? विपदा कहलाती है। ठीक है।
अब इसमें एक एग्जाम्पल लो, जैसे किसी के घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति है ना, एक ही व्यक्ति है, तो वो अचानक एक्सीडेंट में कैसे भी एक्सपायर हो जाता है, तो सोचिए उस परिवार के ऊपर कितनी आपदा टूट पड़ी है ना, आपदा। लेकिन यह आपदा वहाँ के अन्य लोगों के लिए एक तरह से विपत्ति हो सकती है ना, एक साधारण दुर्घटना हो सकती है। लेकिन मेन चीज़ हमको यही लेके चलना है कि यहाँ पे संभावना होती विपदा में, और वहाँ क्या होता है, हो चुकी है, और पूरा जन समुदाय उससे प्रभावित होता है। अब देखिए, जो आपदा होती है दो प्रकार की होती है ना। आपदा दो कारणों से होती है। प्राकृतिक में देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखिए, भूकंप के कारण भी आपदा आती है, ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, सूखा, बाढ़, चक्रवात, ये सब क्या है, प्राकृतिक रीजन, यानी प्राकृतिक कारणों से एक क्या आती है, आपदा आती है। ठीक है। दूसरी आपदा होगी आपकी मानवीय कारण। मानवीय कारण में देखिए, आतंकवाद, सबसे ज्यादा आतंकवाद, आप लोग देखते हो ना कि आए दिन बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं। आतंकवाद, युद्ध अभी आप देख ही रहे हो, यूक्रेन और रसिया के मध्य में, इजराइल का देखे, एक मिनट देखिए, मानवीय कारण चल रहा था, आतंकवाद हो गया, युद्ध हो गया, है ना। नाप की परीक्षण जब करते हैं, नाप की परीक्षण, दुर्घटना, जब कभी दुर्घटना आदि हो जाती है, ठीक है। जैविक आपदा, अब देखिए, जैविक, अभी देखना कोरोना जो वायरस आया हुआ था, एक तरह से जैविक, क्या था, जैविक, है ना, जैविक आपदा थी एक तरह से। तो ये सब क्या है, मानवीय कारण है, और ये आपका प्राकृतिक। अब हम इस वीडियो के अंतर्गत हम स्टार्ट करेंगे भूकंप और ज्वालामुखी, है ना, और बहुत यानी कि डिटेल में भी रहेगा थोड़ा, और ब्रीफ में भी रहेगा। आप यानी कि जितना आपको समझना है उस बढ़िया तरीके से लिख ले जाओगे एग्जाम में। बस आप कॉपी और पेन लेके बैठिए आज, कॉपी और पेन, ठीक है, और साथ के साथ नोट करते जाइए, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब भूकंप को समझते, नेक्स्ट, हाँ भूकंप, है ना, मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ भूकंप, अर्थक्वेक जिसको बोलते हैं हम। सॉरी, ठीक है, एक मिनट देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि नाइट में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसमें रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, दिक्कत, पूरा मेहनत बेकार हो गई, ठीक है। अब देखिए, अर्थक्वेक समझने से पहले मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ समझना होगा, है ना। अब देखिए, आप जानते हो कि अर्थ को 3 लेयर हैं, मेन 3 लेयर हैं आपकी। एक क्रस्ट है आपकी, मेंटल, और कोर।
मैंने जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ाया था तो उसमें मैंने इनको भी दो भागों में डिवाइड किया था, है ना। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, वरना इतना सफिशिएंट है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। क्रस्ट की जो मोटाई होती है 0 से 30 किलोमीटर तक, कितनी होती है? 0 से 30 किलोमीटर तक, ठीक है, ठीक है। अब जब हम कुछ यहाँ यानी कि मेंटल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ये अपर मेंटल हो गया और ये लोअर मेंटल है। और तो यानी कि क्रस्ट में कुछ भाग अपर मेंटल का भी शामिल किया गया है ना। तो लगभग जो स्थली इसके 100 किलोमीटर मान लीजिए इसको, 100 किलोमीटर, जो क्रस्ट वाला भाग पूरा इतना मान लीजिए 100 किलोमीटर, क्रस्ट और इसको मार के, क्रस्ट और अपर मेंटल के दोनों को भाग को मिला के 100 किलोमीटर मान लिया। इसको हम बोलते हैं स्थलीय दृढ़ भूखंड, ठीक है। तो पृथ्वी के स्थलीय दृढ़ भूखंड को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस भाग को ही हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। क्या? प्लेट। पृथ्वी के स्थलीय दृढ़ भूखंड भाग को ही हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं, ठीक है। अब प्लेट के आधार पर ही पूरी कहानी शुरू होगी, है ना। प्लेट के आधार पर क्या होता है देखते हैं हम लोग। देखिए, लगभग अपने पास 6 बड़ी प्लेटें हैं, 6 बड़ी हैं और 200 से अधिक छोटी प्लेटें हैं, 200 से अधिक छोटी, है ना, से अधिक। अब देखिए, जब ये भाग आपका सॉलिड हो गया, कैसा हो गया? सॉलिड, स्थलीय सॉलिड हो गया, है ना। तो अब जो मेंटल है आपका, मेंटल भाग कैसा है? लिक्विड है। कैसा है? लिक्विड, है ना। अब ये भाग इसके ऊपर फ्लोटिंग, तैर रहा है। कैसे रहा है? तैर रहा है। अब ये भाग इसके ऊपर तैरेगा तो जैसे आप देखते हो पानी, समुद्र पानी में क्या नाव तैरती है, उसी प्रकार से ये तैर रहा है ना। प्लेटें जो अपने आप, प्लेटें जो हैं मेंटल के ऊपर, यानी जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनोस्फीयर, है ना। ऊपर वाला भाग होता है लिथोस्फीयर, ये एस्ट्रोनोस्फीयर जो लिक्विड भाग है ना। तो आपको इतना सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना देख लीजिए कि मेंटल वाला भाग जो है लिक्विड स्टेट में है और लिक्विड के ऊपर जो हमारे पास क्रस्ट है वो तैर रहा है, प्लेटें जो तैर रही हैं, ठीक है, जैसे नाव तैरती हैं। इतना समझ में आ गया। अब अपने पास 2 तरीके की प्लेट हो गई एक तरह से। कैसी हो गई? एक हो गई महासागरीय प्लेट, एक हो गई महाद्वीपीय प्लेट। याद रखिए, क्योंकि देखिए महासागरीय प्लेट कैसी होंगी? कैसी होंगी? भारी प्लेट होंगी। कैसी होंगी? भारी। और महाद्वीपीय प्लेट कैसी है? हल्की प्लेट है, ठीक है। याद रखिए, महाद्वीपीय हल्की है। और क्योंकि देखिए अर्थ पूरी क्या है? 2 चीज़ें, 2 हैं वहाँ पे। 71% आपका क्या है? वाटर है और 29% कंटिनेंट या महाद्वीप है ना, या लैंड एरिया है। तो यानी कि जो 71% है वो क्या आपका कैसा है? भारी प्लेट से। कितना? भारी प्लेट। अब मैं प्लेट भी बताऊंगा आपको, और महाद्वीप वाली हल्की प्लेट, इतना याद रखिए, ठीक है। अब थोड़ा प्लेट में आपको समझा दूं कौन कौन सी प्लेटें हैं आपकी। देखिए, अब ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ये देखिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है आपकी। ये देखिए, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है आपकी, ये छोटी इंडियन प्लेट है, और ये अंटार्कटिका प्लेट है। ये तो आपकी होगी बड़ी बड़ी प्लेट। इंडियन प्लेट छोटी प्लेट में ही आता है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये हो गई बड़ी बड़ी प्लेट, और छोटी प्लेट तो 200 से अधिक है। ये देखिए बीच, यहाँ देखिए नजका प्लेट है आपकी, कोकोस प्लेट है, जॉन डी फ्रिको प्लेट है, ये देखिए,
ये कोकोश, लेकिन ये अराबियन प्लेट है आपकी। लेकिन हमें अभी इससे देखते हैं, अब ये तो आपने प्लेटें देख ली है ना, प्लेटें क्या है, फ्लोटिंग चल रही है, तैर रही हैं। अब देखिए ये पैसिफिक प्लेट है ना, पैसिफिक प्रशांत महासागरीय प्लेट है जो आपकी है ना। तो जो प्रशांत महासागरीय वो कैसी है, अधिक डेंसिटी की भारी प्लेट है, महाद्वीपीय वाली हल्की प्लेट है। इतना समझ में आ गया, प्लेटें समझ में आ गई। अब प्लेटों का जो मूवमेंट होता है ना, प्लेटों के मूवमेंट के आधार पर भी उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे, 3 भागों में। एक होती अपसारी प्लेट, कैसी, अपसारी, जब एक प्लेट यो जा रही है, दूसरी यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। कैसे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए इसको भी मैं बताता हूँ आपको, अपसारी प्लेट। यानी प्लेट को भी हमने 3 भागों में उसके मूवमेंट के आधार पे है ना। ये देखिए डाइवर्जन यानी अपसारी प्लेट, अपसारी, ठीक है, अपसारी प्लेट है ना। अपसारी प्लेट में क्या होता है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होता है। कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। 2 प्लेटें हैं, आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, देखिए अपोजिट जा रही हैं जी, अपोजिट जा रही हैं। अब जब दोनों अपोजिट जाएंगी तो क्या होगा, बीच में से क्या होगा, मैग्मा निकलेगा है ना। कैसा क्या निकलेगा, मैग्मा निकलेगा। जो लिक्विड है वो निकलेगा और वहां से बीच दरार से निकलेगा तो क्या होगा, क्या होगा, ज्वालामुखी आएगा है ना। और कई बार एक सिंपल सी एक प्लेट होती है, वो भी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, 2 भागों में डिवाइड होती है। तो 2 भागों में डिवाइड होगी तो यहाँ पे बीच में दरार आ जाएगी, दरार आएगी तो जब 2 भागों में डिवाइड होगी, अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होगा, अपसारी में है ना, अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन भी होगा, तो उसमें अर्थक्वेक भी आएगा और दरार के माध्यम से क्या आएगा, ज्वालामुखी भी आएगा। वो लिक्विड क्या आएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। अभी देखें, पूरा डिटेल में देखेंगे इसको है ना। अब कन्वर्जेंट प्लेट, अब 2 प्लेटें जो आपस में एक दूसरे के सामने आ रही, कैसे आ रही, सामने है ना, एक दूसरे सामने। जब एक दूसरे सामने यूँ आएंगी तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, जब यूँ सामने आएंगी यूँ लड़ेंगी। आप ही देखिए ये दोनों लेके आ रहे हैं तो क्या कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशन होगा दोनों के बीच में है ना। जब दोनों आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, हलचल पैदा होगी, हलचल पैदा होगी तो कुछ ना कुछ रिएक्शन, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। अब जब मेन जो आता है, यानी कि जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, इसको अभिसारी प्लेट, अभिसारी, अपसारी प्लेट है ना, मेन जो आपका निकल के आता है रिजल्ट, वो इसी के थ्रू निकल के आता है। किससे, अपसारी, यानी अपसारी प्लेट के बाद जब लोग कोलाइड करेंगे यानी कि लड़ेंगे, टकराएंगे, तभी आपका क्या आएगा, भूकंप आएगा। अब उससे ज्वालामुखी भी बनेगा। कैसे बनेगा, आप देखिए कहाँ से कैसे, अभी देखेंगे है ना। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्म प्लेट, क्या होता है, ट्रांसफॉर्म, यानी ट्रांसफॉर्म प्लेट। ट्रांसफॉर्म प्लेट में क्या होता है, एक प्लेट नीचे जा रही है, एक दूसरी ऊपर जा रही है, यूँ करके रगड़ती हुई जा रही है, रबिंग करती हुई है ना, रबिंग करती हुई जा रही है। तो इसमें क्या होता है, हल्की सी हलचल पैदा होती है। क्या होती है, जब हल्की से रबिंग करती हुई जाएगी तो हलचल होगी तो भूकंप आएंगे वहाँ से। अभी बताऊंगा ये भी है ना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इतना तो आपने समझ लिया, जो डाइवर्जेंट प्लेट है इससे भूकंप की कम पॉसिबिलिटी होती है, अर्थक्वेक की कम पॉसिबिलिटी होती है। मेन पॉसिबिलिटी आपकी इन 2 प्लेट के माध्यम से होती है ना। अब देखते हैं इन 2 प्लेटों का खेल पूरा है ना। अब देखिए, अपसारी प्लेट 2 प्लेटें हैं। कैसी 2 प्लेट, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय है ना। अब देखिए, एक आपकी ये आपकी ये आपकी महासागरीय प्लेट है, महासागरीय है ना। और दूसरी आपकी प्लेट आपकी महाद्वीपीय प्लेट है। महाद्वीपीय, अब मैंने बताया अभी
महासागरीय प्लेट जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी तो महासागरीय प्लेट अधिक डेंसिटी की, अधिक भारी है, तो वो हल्की प्लेट को ऊपर उठा देती है। तो यानी इस प्लेट को ऊपर उठा देगी। क्या करेगी? इस प्लेट को ऊपर उठा देगी, है ना, और खुद नीचे चली जाएगी, और खुद नीचे चली जाती है ना। और फिर नीचे जाके एक बेनी ऑफ जॉन, यानी इतनी गहराई पे चली जाती है कि वहाँ पे ये छेपिट होने लगती है, छेपिट, है ना, मेल्ट स्टेट में आने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, छेपिट होने लगेगी। अब छेपिट जब होगी तो और दूसरी बात आप जानते हो नीचे क्या है? मैग्मा है। तो उसके सारे क्या होगा? यहाँ देखिए, दरारों के सारे क्या होगा? मैग्मा निकलेगा। मैग्मा निकलेगा तो क्या होगा? ज्वालामुखी आएगा, है ना। दरारों के सारे मैग्मा निकल रहा है तो ज्वालामुखी आएगा ओबियसली। और ओबियसली बात है कि जब महाद्वीप और महासागरीय प्लेट के मध्य में टक्कर हुई थी तो उनके मध्य में वाइब्रेशन भी होगा। क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा? भूकंप आएगा। भाई टक्कर के कारण क्या होगा? वाइब्रेशन होगा, है ना। अब तो क्या होगा? भूकंप आएगा, है ना। अब देखिए, ज्वालामुखी आप समझ गए ना, मैग्मा कहाँ से निकला? इनकी दरारों के सारे मैग्मा निकला। अब इसी के कारण यहाँ पर देखिए, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, ये देख लेना कोटोपैक्सी होता है कि कोटोपैक्सी होता है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे, है ना। कोटोपैक्सी वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण हुआ, ये इक्वाडोर में है ना, वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण हुआ, ठीक है। और इन दोनों के कोलाइड के फलस्वरूप ही, यानी कि दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका, अभी बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मान लेते हैं महासागरीय प्लेट, मान नजका प्लेट है। क्या है? नजका, इसका नाम है नजका प्लेट। अभी उसमें मैप में दिखा दूंगा। और ये महाद्वीपीय आपकी साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका जिसको बोलते हैं, साउथ अमेरिका। अब ये दोनों कोलाइड किया है तो साउथ अमेरिका में जो एंडीज पर्वत बना है वो इन दोनों की टक्कर के कारण ही बना है। याद रखिए, इन दोनों में कोलाइड हुआ, इन टक्कर हुई, तो साउथ अमेरिका में जो एंडीज पर्वत है, तो एंडीज जो पर्वत है वो क्यों बना? इन दोनों के टक्कर कारण। और फिर इनके दरारों के माध्यम से क्या निकला? मैग्मा निकला, और वहाँ पे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ। इक्वाडोर में जो कोटोपैक्सी वॉल्केनो है वो क्यों बना? वो किसके कारण हुआ? ज्वालामुखी पर्वत के कारण। याद रखिए, ठीक है। ये तो आपने समझा नजका प्लेट, और मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा अभी, है ना, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए आपकी, ये साउथ अमेरिका प्लेट है, ठीक है, और ये आपकी नजका प्लेट। अब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? वाइब्रेशन होगा ना। वाइब्रेशन होगा तो वहाँ बीच में मैग्मा भी निकलेगा, तो वॉल्केनिक भी आएगा, ठीक है। अब यही पे पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हिमालय की उत्पत्ति भी देखते इसी प्रकार से हुई है ना। अब अक्सर अब इंडिया की बात चल रही, तो इंडिया में मालूम होना चाहिए भूकंप क्यों आते हैं, है ना। अब देखिए, इंडियन प्लेट है आपकी, माना ए इंडियन प्लेट है आपकी, ठीक है, क्या है? इंडियन प्लेट। और बीच में आई ये ऊपर क्या है? यूरेशियन प्लेट है ना। क्या है? यूरेशियन प्लेट है। अब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य में पहले 33 सागर था, 33 सागर, जिसमें अवसाद जमा हुआ था। क्या जमा हुआ था? अवसाद। 33 सागर, जिसमें क्या? अवसाद जमा था। ये हो गई इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, और ये हो गई यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। अब आप जानते हो कि इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट हो रहा है नॉर्थ की तरफ हो रहा है। कैसा हो रहा है? नॉर्थ की तरफ। तो ये प्लेट आपकी ऊपर गई फिर थोड़ी, ठीक है,
ऊपर गई और फिर 33 साल, और फिर यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट। अब देखिए, लेकिन ये दोनों कैसी हैं? महाद्वीपी प्लेट है, महाद्वीप है ना। वो एक महासागर थी, एक महाद्वीप थी, लेकिन ये कैसी हैं? दोनों ही महाद्वीपी प्लेट है, महाद्वीप एंड कंटिनेंट प्लेट है। ये भी महाद्वीपी है यानी कि कंटिनेंट, और ये भी आपकी महाद्वीपी प्लेट है ना। अब महाद्वीपी और महाद्वीपी प्लेट दोनों ही महाद्वीपी हैं, तो इनके मध्य में क्षेपण होना नहीं चाहिए, लेकिन इनके मध्य में क्षेपण होता है। क्यों होता है? क्षेपण इसलिए होता है क्योंकि इंडियन प्लेट एक तो ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर जा रही है ना। दूसरा, इसके पास में 33 सागर का जमा हुआ अपसाद है। क्या है? अपसाद है, और इसके कारण क्या होता है? क्षेपण होता है। अब देखिए कैसे होता है। माना ये इंडियन प्लेट है ना, ठीक है। अब इस पे क्या है? अपसाद भी जमा है। सॉरी, इस तरीके से बना लेते हैं, है ना, ठीक है। अब ऊपर से तुम्हारे पास क्या है? यूरेशियन प्लेट है। कैसी है? यूरेशियन प्लेट है। अब इंडियन प्लेट है जो, यानी यूरेशियन प्लेट के पैरेलल में क्षेपित होती है, यानी कि क्या होगा? उसके पैरेलल में, है ना, पैरेलल में क्षेपित होगी। जो नीचे है इंडियन प्लेट, ऊपर यूरेशियन प्लेट, ठीक है। अब इसके पैरेलल में ही इंडियन प्लेट जो क्षेपित हो रही है। अब इस पर अपसाद जमा है, तो ये वाला एरिया क्षेपित हो रही, तो यहां से फिर क्षेपण के कारण ही यहां पे फिर यानी कि हिमालय की उत्पत्ति हुई। शिवालिक, लघु हिमालय, लघु हिमालय और बृहद हिमालय, हिमालय, और फिर आगे ये तिब्बत का पठार, है ना। यानी कि क्षेपण के फलस्वरूप ही क्या हुई यहाँ पे, यानी कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराई तो उनके मध्य इंडियन प्लेट का क्षेपण हुआ, क्योंकि उसमें अपसादों का जवाब था, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। अब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो ये एरिया, ये सब एरिया क्या कहलाता है? भूकंप का बहुत प्रभावित क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा, है ना, इफेक्टिव क्षेत्र है, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट वहाँ टकरा रही, तो इंडियन का जो हिमालय रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। अक्सर आप न्यूज़ में भी सुनते हो कि नेपाल में अक्सर हलचल पैदा होती रहती है। अभी लेटेस्ट ही आया था कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, सॉरी, हिमालय में। और यहाँ इंडियन में आप देखते हो कि एनसीआर में झटके महसूस किए गए। यही मेन रीज़न है क्यों यहाँ पे आए दिन झटके महसूस किए जाते हैं ना। अब चाहता मैं इसको और डिटेल में बता सकता था, लेकिन आपके कोर्स में ज़्यादा है नहीं वो, बस केवल आपको बेस समझना है इसका, है ना। अब देखिए, चलिए ये हो गया सिंबॉलिक। अब देखिए थोड़ा देखते हैं। अब आ जाए भूकंप की मेन डेफिनेशन क्या होती है ना। भूकंप की डेफिनेशन क्या है ना। अब ये तो आपने समझ ली काम, है ना। अब भूकंप की मेन चीज क्या है? अभी तक मैंने प्लेट के बारे में बताया सब चीज। अब मेन चीज आ गई भूकंप, जो मेन टॉपिक है ना। अब पृथ्वी पर अंतर्जात और बहिर्जात दोनों ही बल कार्य करते हैं। अंतर्जात बल और दोनों ही बल कार्य करते हैं। समझ में आ गया। अब इन अंतर्जात बल अथवा बहिर्जात बल के कारण
भूपटल का कांपना ही, भूपटल का कांपना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। सही। अंतर्जात बल अथवा बहिर्जात बल के कारण ही भूपटल का कांपना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ठीक है, याद रखिए। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब अंतर्जात बल तो आप देख लीजिए कौन सा होता है। आप जानते हो जो अपनी जो प्लेटें हैं वो तैर रही हैं नीचे मैग्मा पे। अब नीचे भी क्या होता है? संवेदन तरंगें होती हैं। क्या होती है? कन्वेंशन वेव होती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कन्वेंशन वेव, या हिंदी में देख लीजिए आप लोग, हिंदी संवहन तरंगें, है ना। तो तरंगें क्या होती हैं? किसी प्लेट पर, ये देखिए तरंगों को देखिए, कोई प्लेट है आपकी, है ना। अब तरंग तो नीचे से मूव कर रही हैं, यूँ गई, इस पर टकराई, फिर यूँ टकराई, अब बार बार इस पर टकरा रही हैं और टकरा के यूँ मूवमेंट कर जा रही हैं, है ना, इस तरीके से। अब जो लगातार इस पर टकराएंगे तो कुछ ना एक समय ऐसा आएगा जब वाली लेयर बिल्कुल पतली हो जाएगी, है ना। कैसी हो जाएगी? पतली हो जाएगी जब। और अब बाद में क्या होगा? ये बाद में अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अलग। यानी यहाँ से फिर दरार उत्पन्न हो जाएगी। जब दरार उत्पन्न होगी तो क्या होगा? ज्वालामुखी की भी संभावना है और वाइब्रेशन भी, यानी भूकंप भी आएगा, है ना। ये तो हो गया आपका अंतर्जात बल। अब बहिर्जात बल क्या होता है बेटा? कि जब कभी हम नाभिकीय परीक्षण करें, क्या करते हैं? नाभिकीय परीक्षण करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बेयरिंग और कोरोजन वाले के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं चीज़ भूकंप के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ। तो जहाँ कभी आपने देखा हो नाभिकीय परीक्षण करते हैं, या सॉरी परमाणु परीक्षण देख लीजिए, है ना। परमाणु परीक्षण करते हैं तो देखते हैं ना उसकी दमक कहाँ तक पहुँच जाती है परमाणु परीक्षण की, है ना, बहुत दूर तक जाती है। जब कभी आप खनन करते हो, यदि लार्ज स्केल पर जब खनन होता है तो वहाँ भी क्या होता है? भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। जब डैम का निर्माण किया जाता है, यानी बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, ठीक है, तब भी उसमें हलचल पैदा होती है ना, सतह पे, भूपटल। ये तो आपने देखा किस तरीके से भूकंप आता है ना। अब इसकी थोड़ा ये देख लेते हैं हम। जहां पर, याद रखिए, जहां पर सर्वप्रथम भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यानी भूकंपी तरंगें सर्वप्रथम यहाँ पे आएंगी, है ना। कहाँ पर आएंगी? फोकस पे। और ये हमेशा नीचे आएंगी, है ना, सरफेस पे नहीं पहुँचेंगी, सरफेस पे नहीं पहुँचेंगी। अब ये फिर मूव करते हुए करते 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 इस तरीके से, अब फिर यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर, है ना, इसके जस्ट ऊपर एपिसेंटर, यहाँ से बाहर निकलेंगे, सतह पे आएंगे। याद रखिए, तो जहाँ से सतह से बाहर निकलती हैं वहाँ क्या कहलाती है? एपिसेंटर कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिसेंटर, है ना। और जहाँ सर्वप्रथम इनको तरंगों को महसूस किया जाता है वो स्थान क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ठीक है, इतना समझ। अब चाहो तो इसमें जान लो कि प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, है ना, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, तीनों ही वेव्स इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो सरफेस वेव होती है सबसे ज़्यादा हानि वही पहुंचाती है, जबकि प्राइमरी वेव थोड़ा वाइब्रेशन करती है, उसके ज़्यादा इंटेंसिटी फिर सरफेस वेव की होती है, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करती है, शांत रहती हैं, वो सरफेस वेव्स होती हैं। इसको मैंने डिटेल में बताया, चाहे आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वो अर्थ का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपने देख लिया अर्थक्वेक, है ना, क्यों आते हैं, समझ में आ गया। इंडिया में क्यों अक्सर, यानी कि नॉर्थर्न रीजन है जो हमारे पास, यानी हिमालय वाला रीजन है, वहाँ पे क्यों आते हैं, देख लिया आपने। अब देखते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको देख लेते हैं ना। जिन स्थानों पर भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती है उसे फोकस तथा भूकंपी तरंगों का अनुभव होता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, है ना। यानी कि जिन स्थानों भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती है, नहीं उत्पन्न यानी कि वही मेन चीज़ जहाँ पर नीचे फील होती है ना, वही मतलब है। और ऊपर जो
जहाँ पे बाहर सरफेस पे निकलती है वहाँ फील होता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और जिन स्थानों पर भूकंप आने की संभावना होती है वहाँ रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तथा पशुओं के व्यवहार, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। भूकंप को हम सीस्मोग्राफ द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? सीस्मोग्राफ, है ना। अब भूकंप की गहराई पर आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला सामान्य भूकंप, यानी गहराई के आधार पर। सामान्य भूकंप जो है 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं, यानी 0 से 50। मध्यवर्ती भूकंप जो आएंगे 50 से 250 किलोमीटर, है ना। और परातलीय भूकंप जो आएंगे 250 से 750 किलोमीटर तक आएंगे की गहराई पर आएंगे, ठीक है। ये मैंने वही बताया आपको, मैंने वैसे बना कि बता दिया मैंने आपको, उसमें हाथ से दो। अब देखिए यूरेशियन प्लेट और ये देखिए यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, है ना। मैंने आपको बस अभी देखिए ये इंडियन प्लेट आपकी, ये देखिए, है ना, इंडियन प्लेट है। और ये क्या है? यूरेशियन प्लेट है। अब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के फलस्वरूप ही यहाँ हिमालय की उत्पत्ति हुई है ना, ठीक है। अब इंडिया के रेस्पेक्ट में देखो बेटा, जी बहुत ज़्यादा पूछा है ना, ठीक है। इंडिया के रेस्पेक्ट में इसको 5 जोनों में डिवाइड किया गया। किसमें? कितने जोन? 5 जोन में, है ना। अब 5वां जोन, टाइप 5 जोन जो है आपका 5th जोन, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी हमेशा 9 से अधिक रहती है, 9 से अधिक, मोर देन 9, ठीक है, 9 से अधिक रहती है। कितनी? 9 से अधिक। अब मैंने आपको बताया संभावित जो सेंसिटिव एरिया वो कौन सा है? हिमालय रीजन। तो यहीं पे यानी कि हिमालय रीजन पे ही सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी अर्थक्वेक आने की। अब देखिए हिमालय रीजन कौन सा है? पूरा हिमालय रीजन है आपका। अब यहाँ देखिए उत्तर पूर्व का तो पूरा भाग, शिलोंग, ये सब कुछ दिया है, उत्तर पूर्व का पूरा भाग, है ना। ये सब क्या है? हिमालय, ये सब अर्थक्वेक का बहुत सेंसिटिव रीजन है। क्या है? बहुत सेंसिटिव रीजन है। अब यहाँ देखिए ये क्या है? नॉर्थ बिहार, यानी कि नेपाल से लगा हुआ या हिमालय से लगा हुआ, हिमालय का सीमावर्ती भाग ऑफ बिहार, है ना, यानी हिमालय से लगा हुआ बिहार, ठीक है। अब ये देखिए उत्तराखंड बहुत सेंसिटिव एरिया है, आए दिन हम झटके महसूस करते हैं, ठीक है। अब गुजरात का कच्छ बहुत सेंसिटिव है ये भी, ठीक है। अब ये क्या है? टाइप 5th जोन में रखा गया है, इसकी तीव्रता 9 से अधिक है, ठीक है। अब आ जाइए टाइप 4 में, 4 या जोन 4 में डिवाइड कर दीजिए, है ना। अब जोन 4 में देखिए मैंने ऑरेंज कलर से दिखवाया, किसमें? ऑरेंज से। अब देखिए जैसे जैसे हम साउथ में चलेंगे, यानी हिमालय से साउथ में चलेंगे, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती जाएगी, है ना। तो अब देखिए ये क्या आपका, यानी बिहार, नॉर्थ बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का भाग, नॉर्थ उत्तर प्रदेश, यहाँ जम्मू कश्मीर, ये देखिए कठियावाड़ और राजस्थान, इस तक ये अर्धचंद्राकार फैली हुई है ना, अर्धचंद्राकार। और ये आपका महाराष्ट्र में कोंकण, और ये गुजरात के कठियावाड़ में और राजस्थान में के कुछ भाग में फैली हुई है, ठीक है। ये टाइप 4 में हो गया, यहाँ 7 से लेकर 9 तक होती है इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद टाइप 3rd जोन में, है ना। थर्ड जोन में आपका देखिए येलो कलर से दिखाया मैंने, किससे? येलो कलर से, है ना। अब येलो कलर में आपका आ गया, ये देखिए साउथ और ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश, और फिर आपके साउथ बंगाल, ठीक है। अब ये आपके
ये देखिए राजस्थान का भाग, और यहाँ देखिए ये पूरा यानी कि पश्चिमी घाट पेटी, ये देखिए पश्चिमी घाट है ना, पूरा ये दिया है, केवल कोकर को छोड़ दीजिए, है ना। अब एक क्या है तुम्हारे पास, और ये देखिए गुजरात और महाराष्ट्र का भी है ना। ये सब किस में, टाइप थर्ड में रखा गया है। किस में रखा गया, टाइप थर्ड में रखा गया। और टाइप सेकंड में कुछ भाग, ये देखिए टाइप सेकंड में राजस्थान का कुछ भाग है ना, राजस्थान के ये देखिए जयपुर, और मध्य प्रदेश का कुछ भाग है तुम्हारे पास, और ये देखिए आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़ और नॉर्थ आंध्र प्रदेश, और ये आपका तमिलनाडु भाग, और कुछ भाग यहाँ पे कर्नाटक का। ठीक है, ये सब किस में डिवाइड किया है, टाइप सेकंड में, और बाकी टाइप वन में इंटेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए उसको ड्रॉ नहीं किया गया। ठीक है, ये आपका इंडिया के रेस्पेक्ट में था। अब मैं इसको आपको बता भी दूँ, इंडिया में इसको मैंने लिखा है भी है, वही मैंने बताया। देखिए अधिकतम प्रभावित क्षेत्र, अधिकतम प्रभावित क्षेत्र जोन 5 है ना, सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, यानी कि नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र जो बिहार का है वो आपका उत्तराखंड हिमालय, पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र, अब पंजाब का ही सीमा, गुजरात का कच्छ, यही मैंने बताया आपको। अब जोन, इसको अधिकतम यानी मोस्ट प्रोबेबिलिटी, इसके बाद अधिक प्रभाव क्षेत्र जोन 4, उत्तर प्रदेश का पश्चिम एवं उत्तरी भाग। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और उत्तरी भाग है ना, सिक्किम, हाँ सिक्किम में शायद मैं कैसे बताना भूल गया, बिहार, उत्तरी हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम में कठियावाड़ से लेकर राजस्थान तक अर्धचंद्राकार रूप से फैला हुआ है, तथा कोकण क्षेत्र। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखते हैं, है ना। अब मध्यम देख लीजिए 3 से लेकर 6 तक, उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती एवं दक्षिण पूर्वी भाग, यानी जो मध्य प्रदेश का बचा हुआ है मध्यवर्ती दक्षिण भाग, पश्चिमी राजस्थान, बिहार व पश्चिम बंगाल का मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, गोदावरी कृष्णा डेल्टाई क्षेत्र, है ना। अब इसमें क्या है बेटा कि जैसे जैसे हम साउथ में जाते हैं इंटेंसिटी कम होती जाती है, याद रखिए, यानी आपके वही स्टेट है, वही स्टेट का साउथ वाला भाग इनमें लिया गया है। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट और इसमें जोड़ा गया है। अब जोन 2 न्यून प्रभावित क्षेत्र, राजस्थान का उत्तरी एवं पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, पठारी भाग, वही वाला जो आपका मैंने दिखाया था, मध्य प्रदेश का पश्चिमी, और तमिलनाडु का कुछ भाग था, उत्तरी आंध्र प्रदेश था, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग था, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। लेकिन इतना याद रखने की जरूरत नहीं, जो मैंने मेन बताया वही याद करिए। ठीक है, भूकंप के प्रभाव। अब भूकंप से देखिए जन माल की हानि तो होती है ना, व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि व्यापक पैमाने पर होती है, जनधन की हानि, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का विनाश, जीव जंतु और पेड़ पौधों का विनाश भी होता है, आधारभूत संरचना का विनाश होता है, मकान, सड़क, पुल आदि, नदियों के मार्ग में परिवर्तन होता है, बाढ़ की समस्या आती है, पेयजल का संकट आता है, महामारी की समस्या आती है, भूस्खलन की समस्या आती है, सामाजिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब देखिए निपटने के उपाय देखेंगे, ये सब तो सिंपल ही है। ठीक है भाई, कोई भी एक मान लीजिए जहाँ भी क्षति हो रही है यानी नुकसान हो रहा है, वो आर्थिक रूप से पड़ेगा, पर्यावरणीय रूप से पड़ेगा, शारीरिक रूप से पड़ेगा, तो ये तो हमेशा तीनों रेस्पेक्ट में हमको स्टडी करनी है। ठीक है, अब इसको निपटने के उपाय देखते हैं। पहला पॉइंट, भूकंप संभावित क्षेत्रों में जन समुदाय को त्वरित सूचनाएं, यानी कि जहां भूकंप संभावित क्षेत्र है वहां पे जो भी लोग रह रहे हैं जन समुदाय, वहां तक सूचना प्रवाह पहुंचाने के लिए भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। यानी कि जो मेन सेंसिटिव रीजन है वहां पे इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए क्या होनी चाहिए, अर्थक्वेक सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए, अर्थक्वेक कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए। अब देखिए, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट में किसी भी हलचल हेतु जीपीएस लगाना चाहिए, ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम, है ना, लगाना चाहिए।
भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखने हेतु भूकंप विज्ञान वेधशाला स्थापित की जानी चाहिए, यानी भूकंप वेधशाला स्थापित की जानी चाहिए। अब भूकंप संभावित क्षेत्रों में मकान की संरचना व डिजाइन के लिए भूकंप रोधी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हम लोग जहाँ भी मेन सेंसिटिव रीजन है वहाँ पे भूकंप रोधी तकनीक का उपयोग करना चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए। कई जगह देखते हैं ना मॉक ड्रिल की जाती है, वो इसलिए की जाती है यदि अकस्मात आ जाए तो आप क्या इनिशिएट लोगे, है ना। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। पुनर्वास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन व अन्य प्रबंधन संस्थाओं को मिलकर भूकंप इकाई से निपटने के लिए एक कुशल रणनीति बनानी होगी। जस्ट मिनट, 1 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे। चलिए, गला सूख गया था। नया टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आपके कोर्स में सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन आपको थोड़ा मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अभी तक बताते हुए आया भी हूँ। देखिए ज्वालामुखी में होता क्या है। ज्वालामुखी पूरी एक क्रिया है जिसके अंतर्गत यानी कि धरातल के नीचे उपस्थित मैग्मा और गैस की उत्पत्ति से लेकर, यानी धरातल के नीचे यानी पृथ्वी के भूपटल के नीचे गैस और मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उसके धरातल तक आने की, यानी धरातल की सरफेस पर पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ज्वालामुखी कहलाती है। अब ये देखिए, आपको मालूम है जी सब क्या है, लिक्विड स्टेट मैग्मा है, नोट्स में आपको दे दूंगा मैं आपको, है ना। ये मैग्मा है, आपका मैग्मा चैम्बर है। आपको मालूम है इस नीचे क्या लिथोस्फीयर है, वो सॉरी एस्टोनोस्फीयर है। तो क्या लिक्विड स्टेट में, मैग्मा स्टेट में, है ना। अब कभी भी दरार होती है, दरार के सारे बाहर निकलता है। क्या निकलता है, दरार के सारे बाहर निकलता है, ठीक है। और उसके बाद जब बाहर निकलता है तो कभी फिर निकल के बाद ठंडा हो जाता है, फिर गर्म हो जाता, ठंडा हो जाता है तो अलग लेयर हो जाएगी, फिर निकलेगा, फिर चेंजिंग होगी। अब इसके बाद कई ट्यूब्स बन जाती है। जिस मेन ट्यूब से निकलता है, मेन नली से निकलता है, उसको मेन बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन बैंड कहते हैं। अब इसके बाद एक कई बैंडों में डिवाइड हो जाती है, इसको सेकेंडरी बैंड कहते हैं। ये देखिए सेकेंडरी बैंड है आपकी, सेकेंडरी ट्यूब बोल लो। और जिस भाग से ऊपर निकलता है इसको क्रेटर बोलते हैं, इससे, है ना। जिस भाग से मुंह से, यानी जिस मुंह के द्वारा बाहर निकलता है, जिस छिद्र से बाहर निकलता है उसको क्रेटर बोलते हैं, है ना। अब देखिए जब नीचे है तो ये मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है, यानी सरफेस के नीचे। अब जब ये ऊपर है तो इसको लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ऊपर जब सरफेस पे आ जाता है तो उसे लावा बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका एस है, ये सब क्या है, एस है ना। यही आपका ज्वालामुखी के बारे में मैंने जो बताया था। आपके पास यदि क्वेश्चन आ भी जाता है ज्वालामुखी क्या है तो बता ही दोगे आप, है ना। और क्यों उत्पत्ति होती है, पूरा हम इसी के संदर्भ में बता ही रहते क्यों उत्पत्ति होती है ना। चलिए, आपका ज्वालामुखी और भूकंप चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक एक ही साथ ले लूँगा, सुनामी, भूस्खलन और सुनामी और भूस्खलन एक साथ ले लूँगा मैं, है ना। चलिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक मुलाकात करेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई डाउट्स रह जाता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा कोई भी चीज़ यदि रह जाती है ना। और अपने सभी साथियों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसेप्ट के साथ साथ आपको ब्रीफ में भी मैंने बताया कि आपको क्या तैयार करना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में पहली बार यानी कि लास्ट ईयर ही जोड़ा गया है और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते ही जोड़ा गया है, तभी टॉपिक का नाम यानी कि एनवायरनमेंट स्टडीज के स्थान पर एनवायरनमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रखा गया, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू।